तो आज का आपका टॉपिक है हेमेटेनिक्स। आज के इस लेक्चर में हम हेमेटेनिक्स को डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हेमेटेनिक्स होता क्या है, हेमेटेनिक्स को किस कंडीशन में डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हेमेटेनिक्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं और हेमेटेनिक्स को किस मीडियम में लेना चाहिए और किस मीडियम में नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपको हेमेटेनिक्स लेना पड़ रहा है तो हेमेटेनिक्स आपको कब लेना चाहिए और किस मीडियम के साथ लेना चाहिए, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, और किसकी प्रेजेंस में लेना चाहिए, किसकी प्रेजेंस में नहीं लेना चाहिए। मतलब फैक्टर अफेक्टिंग भी पढ़ने वाले हैं कि हेमेटेनिक्स को एब्जॉर्ब होने से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको चाहिए हेमेटेनिक्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हेमेटेनिक्स क्या होता है, कब देते हैं, पर सपोज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, डॉक्टर मुझे बोलता है कि आपको मैं हेमेटेनिक्स दे रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर से बोलूंगा कि डॉक्टर इसको मैं पानी के साथ लूं या फिर दूध के साथ लूं, किसके साथ लूं ताकि इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब हेमेटेनिक्स मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से होगा तभी तो ये अपना एक्शन अच्छे से शो करेगा। तो हेमेटेनिक्स के एब्जॉर्प्शन को भी देखना है कि किस कंडीशन में एब्जॉर्ब होता है और ये भी देखना है कि किस कंडीशन में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, काफी डिटेल लेक्चर है। ये लेक्चर आपको बी फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, अदर मेडिकल कोर्सेज सभी में दे रखा है। और बी फार्मेसी में ये आपको 5th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2, यहाँ पर देखिए बी पॉइंट में हेमेटेनिक्स दे रखा है। तो हेमेटेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हेमेटेनिक्स से आपको 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बनता है 10 का, पर जनरली 2 या 5 का तो बनता ही है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं हेमेटेनिक्स की, तो हेमेटेनिक्स को पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा जिसका नाम है एनीमिया। सबसे पहले हम बात करेंगे एनीमिया की कंडीशन। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जनरली लोग बोलते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया। क्या बोलेंगे? या तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, या फिर आरबीसी की कमी हो गई, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, या फिर आयरन की कमी हो गई। ऐसा लोग बोलते हैं कि आरबीसी की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, आयरन की कमी होना, ब्लड वॉल्यूम की कमी होना, उसको आप एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया आपने पैथोफिजियोलॉजी 2nd सेमेस्टर बी फार्मेसी में पढ़ा है। और एनीमिया सभी ने पढ़ा है, नर्सिंग वाले हो आप तो भी आपने पैथो वगैरह में पढ़ा होगा एनीमिया को। और एनीमिया कितने तरह का होता है? कई तरह का होता है, लाइक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कई तरह के एनीमिया होते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, आरबीसी का नंबर कम हो जाता है, या फिर आप बोलो हीमोग्लोबिन का या फिर आयरन का नंबर जो है कम हो जाता है। ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है एनीमिया में। अब मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है ब्लड वॉल्यूम में कमी आना, तो ऐसा क्यों होता है? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ा हूं और मुझे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है जहां पर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। अगर मुझे यहाँ पर कट लगा तो यहाँ से ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी। तो ध्यान रखना, हीमोफीलिया जिसको हम कहते हैं रॉयल डिजीज, यहाँ पर तरह तरह की हीमोफीलिया देखने को मिलते हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। यहाँ पर क्या होता है? ब्लड लॉस कंटिन्यू रहता है, मतलब यहाँ पर कोगुलेशन नहीं हो पाता, सही से ब्लड जो है कोगुलेट नहीं हो पाता। हिंदी में बोले तो थक्का नहीं जम पाता। आपको जब भी कट लगता है तो ब्लड कोगुलेट हो जाता है, आपका थक्का जम जाता है। पर इस कंडीशन में क्या होता है? हीमोफीलिया की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपकी कोगुलेशन प्रोसेस, कोगुलेशन कैस्केड बड़ा स्लो डाउन हो जाता है और कोगुलेशन नहीं हो पाता, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लड जो है लॉस होता रहता है। और अगर ब्लड लॉस होता रहेगा तो ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाएगी। तो एनीमिया का एक कारण ये भी है कि आपका कोगुलेशन सही से काम नहीं कर रहा, और कोगुलेशन कैस्केड सही से काम किस कंडीशन में नहीं करता? वो कंडीशन है हीमोफीलिया। दूसरा है आपका आरबीसी का नंबर कम होना। देखो, ब्लड गया तो ब्लड में आरबीसी होती है, आरबीसी गई। और अगर मैं आरबीसी को सही से देखूं तो मैं आपको बताता हूं, देखो आरबीसी को अगर मैं डिटेल में देखो सबसे पहले तो काफी सिंपल बात लिखी हुई है कि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है।
जब मैं आरबीसी को सही से देखूंगा तो आरबीसी के अंदर मुझे देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 4 हीम ग्रुप से मिलकर बना है और ये चारों हीम ग्रुप 1 2 3 4 ये चारों हीम ग्रुप आयरन से अटैच होते हैं, आयरन के सेंटर में होता है। तो जनरली मैं बात कर रहा हूं कि आरबीसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे दिखता है हीमोग्लोबिन, वहां पर दिखते हैं 4 हीम मॉलिक्यूल और ये चारों हीम मॉलिक्यूल 1 2 3 4 ये चारों हीम मॉलिक्यूल आयरन से अटैच होते हैं। और अगर मैं एनीमिया की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी आ जाती है, आरबीसी की कमी आ जाती है। अब अगर आरबीसी का नंबर कम हो रहा है, आप ध्यान से देखना, अगर मैं बोल रहा हूं कि आरबीसी कम हो रही है तो आरबीसी कम होने का मतलब है हीमोग्लोबिन भी कम, और हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब है आयरन भी कम। क्योंकि जब मैं देख रहा हूं कि आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन मिल रहा है उसके अंदर, और हीमोग्लोबिन को अगर मैं सही से देखूं तो वहां पर 4 हीम मॉलिक्यूल है जो कि आयरन से अटैच है, 1 2 3 4 ये चारों किससे अटैच है, आयरन से अटैच है। तो जब मैं कह रहा हूं यहाँ पर, वेट अ मिनट, जब मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि आरबीसी की कमी हो गई तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन भी कम और आयरन भी कम, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो है ये सब। तो आरबीसी गई मतलब हीमोग्लोबिन भी गया, हीम मॉलिक्यूल भी गया, आयरन भी गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीसी गई मतलब हीमोग्लोबिन भी गया और आयरन मॉलिक्यूल भी गया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, आरबीसी का नंबर कम, हीमोग्लोबिन का कम, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और इसी कारण से इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। या फिर एक कारण और हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आरबीसी है, अब आरबीसी का अगर मैं नॉर्मल लाइफ स्पेन देखूं कि आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकती है तो वो है 120 डेज, 120 दिन तक ये जिंदा रहती है। उसके बाद ये स्प्लीन में चली जाती है और टूट जाती है। बट हो क्या सकता है कि आरबीसी 120 दिन पहले ही प्री मैच्योर इसकी डेथ हो जाए, 120 दिन से पहले ही ये प्री मैच्योर डेथ हो जाए इसकी, तो उस कंडीशन में आरबीसी का नंबर कम होता जाता है। या फिर आरबीसी का फॉर्मेशन ही कम हो गया, आरबीसी बन ही कम रही है, तो या तो आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो गया, आरबीसी बन ही नहीं पा रही, या फिर बन रही है तो जल्दी जल्दी टूट रही है, जल्दी जल्दी टूट रही है, 120 दिन होने से पहले ही टूट रही है, 50 डेज में ही ब्रेक होती जा रही है, तो उसको आप कहोगे कि यहां पर इस कंडीशन में आरबीसी की कमी हो गई, मतलब एनीमिया हो गया। तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, या फिर आप कह सकते हो कि आरबीसी जो है उसके नॉर्मल लाइफ स्पेन तक सर्वाइव नहीं कर पा रही और उससे पहले ही उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी एनीमिया होगा। अब ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि एनीमिया में क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है, आरबीसी नहीं रहती, आरबीसी नहीं रहती, हीमोग्लोबिन नहीं रहता, हीमोग्लोबिन नहीं रहता, आयरन नहीं रहता, ये सब कुछ खत्म है। तो यहाँ पर ये पेशेंट है जिसको मान लो एनीमिया है। अब इसको हमें क्या देना पड़ेगा, इसको हमें देना पड़ेगा हिमेटेनिक। तो हिमेटेनिक किस कंडीशन में देंगे, जब पेशेंट को एनीमिया होता है, जब पेशेंट का ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता, तो उस कंडीशन में हमें हिमेटेनिक्स को प्रीफर करना होता है। तो किस पेशेंट को आप हिमेटेनिक्स दोगे, एनीमिया वाले पेशेंट्स को। तो देखो हिमेटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को इंक्रीज कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनीमिया के पेशेंट में ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तो हमें देना पड़ता है हिमेटेनिक्स। ये हिमेटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि पेशेंट में ब्लड का फॉर्मेशन बढ़वा देते हैं, तो इंक्रीज कर देते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर मैं बात करूं हिमेटेनिक्स की, तो हिमेटेनिक्स के एग्जांपल है आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। तो ध्यान रखना हेमेटेनिक्स और कुछ नहीं, आपका आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। तो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और वी कैन से हेमेटेनिक्स, these are those agent which are used to increase the formation of blood in case of anemia। तो मान लीजिए जैसे मैं आयरन की बात करूं कि आयरन एज ए हेमेटेनिक हमने ले लिया, तो आयरन की अगर मैं बात करूं तो आयरन जो है स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन। अगर मैं बॉडी में देखूं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में आयरन जो होता है वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन Fe+3। बाद में वो एपोफेरेटिन के साथ जुड़ जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Fe+3 मतलब ये क्या हो गया, फेरिक आयन, दिस वन फेरिक आयन मतलब Fe+3, और ये हो गया एपोफेरेटिन जो कि एक प्रोटीन है। इसके साथ जब ये जुड़ जाता है फेरिक आयन रिएक्ट विद एपोफेरेटिन, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू फेरेटिन। ये आपको क्लियर हो गया। हेमेटेनिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ा दे, जैसे कि आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया। जैसे ही आप आयरन लेते हैं तो आयरन जो है स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, और ये फेरिक आयन रिएक्ट करता है एपोफेरेटिन से, और एपोफेरेटिन विथ फेरिक आयन ये बना लेते हैं फेरेटिन। अगर मैं बात करूं आयरन के सोर्स की कि आयरन आपको कहाँ से मिलता है, तो आयरन आपको मिलेगा एग योक से, ड्राई फ्रूट से, यहाँ से आपको आयरन मिलेगा। ये डाइटरी सोर्स है आपके आयरन के, ठीक है।
और ये लेक्चर जरूर देख लेना। ये लेक्चर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पर मैंने ये भी बता रखा है कि आयरन किस फॉर्म में मिलता है। अगर आप वेजिटेबल खाओगे तो किस फॉर्म में मिलेगा, अगर आप मीट खाते हो तो किस फॉर्म में आपको आयरन मिलता है। तो अलग अलग फॉर्म में आयरन आपकी बॉडी में आता है, फिर वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तब जाके वो ब्लड बनाता है। तो ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको सर्च करना है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बाय डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, ताकि आपको मजा आ जाए। लेक्चर में हेमेटेनिक्स पे आप पीएचडी कर लो ताकि। तो ये लेक्चर देखना जरूरी है, और ये लेक्चर को मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा, तो पढ़ लेना, इससे पहले ही पढ़ लेना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आयरन को किसके साथ लेना चाहिए और किसके साथ नहीं लेना चाहिए। मतलब जो आयरन क्या है, आयरन आपका हेमेटेनिक है जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करवाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमें हेमेटेनिक्स को किस कंडीशन पे लेना चाहिए और किसकी प्रेजेंस में लेना चाहिए। तो देखो, अगर मैं बात करूं हेमेटेनिक की एब्जॉर्प्शन की या फिर आयरन के एब्जॉर्प्शन की, एक ही बात है, क्योंकि हेमेटेनिक का एग्जांपल है आयरन। तो आयरन जो है एब्जॉर्ब होता है एसिडिक मीडियम में। हमेशा ध्यान रखना, आयरन किस मीडियम में एब्जॉर्ब होता है, आयरन जो है एब्जॉर्ब्ड होता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम की अगर मैं बात करूं तो आयरन जो होता है उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो आयरन होता है Fe, उसका डिसोल्यूशन रेट बढ़ जाता है। तो जल्दी जल्दी आयरन जो है एसिडिक मीडियम में डिसोल्व हो जाएगा, और जितनी जल्दी आयरन एसिडिक मीडियम में डिसोल्व होगा उतनी ही जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो ध्यान रखना, जितना जल्दी डिसोल्यूशन उतना जल्दी एब्जॉर्प्शन। तो आयरन जो है अगर आपके एसिडिक मीडियम में जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है तो आयरन जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है। रिडक्शन हो जाएगा फेरिक आयरन का। फेरिक आयरन जो होता है उसका रिडक्शन भी बढ़ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट। तो आपको इतना याद रखना है कि जो आयरन होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में फटाफट डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद वो जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। किस एनवायरनमेंट में, एसिडिक एनवायरनमेंट में। तो बात करें एंटा एसिड की, मतलब बेसिक एनवायरनमेंट की, तो आपको पता है कि यहाँ पर आयरन जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छे से डिसॉल्व हो गया। तो क्या आयरन बेसिक एनवायरनमेंट में डिसॉल्व होगा? नहीं नहीं नहीं, बेसिक एनवायरनमेंट में ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर आयरन को डिसॉल्व होना है, अगर आयरन को एब्जॉर्ब होना है, अगर आयरन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको जल्दी चाहिए, अगर आयरन फटाफट हेमेटेनिक की तरह रोल करे, तो आपको चाहिए एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम गेट हायर डिसोल्यूशन रेट ऑफ आयरन एंड इट एब्जॉर्ब more quickly as compared to basic medium, or we can say anti-acid medium, ठीक है। अब बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की। तो एस्कॉर्बिक एसिड, देखो नाम से पता लग रहा है एसिड है, और हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में फटाफट डिसॉल्व हो जाता है आयरन। तो एसिडिक जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसके पास होता है थायोल ग्रुप, दिस इज थायो ग्रुप SH। तो ध्यान रखना, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसके पास होता है थायो ग्रुप, जो कि रिड्यूस कर देता है फेरिक आयरन को। आई रिपीट, ascorbic acid contain SH group, we can say thio group, thio radical, they reduce ferric iron। किसको रिड्यूस कर देता है? फेरिक आयरन को रिड्यूस कर देता है, और एक एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और नाम से पता लग रहा एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब आयरन एब्जॉर्ब हो चुका है, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट जिंदाबाद। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने ले ली टेट्रासाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन मैंने ले ली, तो मुझे आयरन कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आयरन और अगर ये टेट्रासाइक्लिन मिल गए तो एक ये इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया मतलब आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको आयरन को टेट्रासाइक्लिन के साथ तो लेना ही नहीं है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन आयरन दोनों रिएक्ट करके एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और इनसोल्यूबल बन गया तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। आपको आयरन को उस कंडीशन में भी नहीं लेना है, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया है, ये आपका स्टमक है, आपने अभी भी खाना खाया, ये सेल बना दिया मैंने अंदर, आपने फूड खाया, वो फूड मैंने यहाँ पर ये दिखा दिया रेड कलर से, ठीक है। तो जब आपने फूड खाया तो अभी आपके स्टमक में क्या है? फूड है। तो इस कंडीशन में अगर आप आयरन लोगे तो वो आयरन जो है सही से डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो HCl था वो अभी फूड को डाइजेस्ट करने में बिजी है, वहां के बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में बिजी है, तो फूड के ऊपर काम कर रहा है। तो वो HCl जो है आयरन के ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा, और ये आयरन की टेबलेट डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगी, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखना, जब भी आपको आयरन की टेबलेट लेनी है तो आपका पेट जो है खाली होना चाहिए, या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद आप लो, ताकि ये जो फूड है ना ये आगे बढ़ जाएगा। तो कभी भी खाना खाने के जस्ट बाद कभी भी आपको नहीं लेना है आयरन की टेबलेट या कोई भी टेबलेट, क्योंकि उस टाइम फूड जो है आपके स्टमक में होगा और सारा काम फूड पर चल रहा होगा, और टेबलेट को कोई ध्यान नहीं देगा, टेबलेट का सही से डिसइंटीग्रेशन नहीं, डिसोल्यूशन नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी नहीं आएगा। ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अब एक बात और, जो आयरन होता है वो फ्री फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर आयरन फ्री फॉर्म में है तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आपको पॉइजनिंग कर सकता है, आयरन पॉइजनिंग। तो होता क्या है हमारी बॉडी में, आयरन जो है एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है फेरिक फॉर्म में, और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसफेरिन में। एक कॉम्प्लेक्स होता है ट्रांसफेरिन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो कैसे होता है, ध्यान से देखना ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है। ये सारा आयरन का एब्जॉर्प्शन वगैरह अगर पढ़ना है ना तो वो लेक्चर मैंने बताया ना उसमें से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वो लेक्चर, ठीक है। जो आपका आयरन है वो जाता है ट्रांसफेरिन प्रोटीन की मदद से एरिथ्रोपोइटिक सेल में। आई रिपीट, आयरन जो होता है वो ट्रांसफेरिन प्रोटीन की मदद से एरिथ्रोपोइटिक सेल में जाता है। और एरिथ्रोपोइटिक सेल, नाम से पता लग रहा आरबीसी बनाने वाली सेल। एरिथ्रोपोइटिक सेल को हम क्या कहेंगे, आरबीसी फॉर्मेशन वाली सेल है ये, ठीक है। और ये जो आरबीसी फॉर्मेशन करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो ध्यान रखना, एरिथ्रोपोएसिस जो होती है प्रोसेस का नाम है, फॉर्मेशन का नाम है। जो आरबीसी फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। और जो सेल करती है उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइटिक। तो एरिथ्रोपोइटिक जो सेल होती है वो एरिथ्रोपोएसिस करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करेगा, वापस बता देता हूँ, एरिथ्रोपोइटिक सेल। तो जो आयरन होता है, आयरन जो है ट्रांसफेरिन की मदद से एरिथ्रोपोइटिक सेल के साथ जाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। आई रिपीट, आयरन जो है ट्रांसफेरिन प्रोटीन की मदद से एरिथ्रोपोइटिक सेल के पास जाकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स जो बना है आयरन और आपके एरिथ्रोपोइटिक सेल का, ये कॉम्प्लेक्स इंगल्फ कर लेता है कौन, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। किसकी मदद से होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। आई रिपीट, आयरन जो है वो जाता है एरिथ्रोपोइटिक सेल में, किसकी मदद से, ट्रांसफेरिन की मदद से। तो आयरन जो है मैंने यहाँ पे लिखा है थ्रू ट्रांसफेरिन, किसकी मदद से जाता है, ट्रांसफेरिन की मदद से आयरन जो है एरिथ्रोपोइटिक सेल में जाता है, वहां जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर जाने वाला है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है बाहर आयरन के जाने से एरिथ्रोपोइटिक सेल में, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये सेल के अंदर जाने वाला है, किसकी मदद से, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। नाम से पता लग रहा एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर लेने वाला है। अब जैसे ही सेल के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आया, सेल के अंदर होते हैं सेलुलर कंपोनेंट, जैसे कई सारे वेसिकल होते हैं, इंट्रासेलुलर वेसिकल बोलते हैं हम उन्हें। सेल के अंदर कई तरह के इंट्रासेलुलर वेसिकल होते हैं और वहां पर एसिडिक पीएच भी होती है। तो इस एसिडिक पीएच की मदद से ये जो कॉम्प्लेक्स अंदर आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ से ये अंदर आ गया इस जगह, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स अंदर आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स में क्या है, आयरन भी है, क्योंकि आयरन यहाँ पर आया है, इससे मिला है तभी तो कॉम्प्लेक्स बना है। तो आयरन यहाँ से एसिडिक पीएच में अलग हो जाएगा। देखो इंट्रासेलुलर वेसिकल में क्या होती है, एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से आयरन जो है डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये आयरन आगे जाके स्टोर्ड होता है आपके लीवर में, आपके स्प्लीन में, आपके बोन मेरो में। कहाँ कहाँ, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मेरो में। और यही आयरन आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आरबीसी के लिए भी, ब्लड फॉर्मेशन के लिए भी, क्योंकि हीमोग्लोबिन बना मतलब अल्टीमेटली हमारा आरबीसी ही, ठीक है। तो इस तरह से सारी प्रोसेस होती है। ये आपका हेमेटेनिक्स हो गया, किस तरह से लेना है, किसके साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जरूर देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको। इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा लिंक, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम पे रेगुलर अपडेट आती है, टेलीग्राम पे पोल्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे मीम आती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।